जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के इस महासेशन में 25 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो अमूमन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रोज रात 8 बजे हमारा हिंदी का सेशन होता है और हम ऐसे प्रश्नों को लेकर आते हैं जो अमूमन हर परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं या जिनके चांस जो है परीक्षाओं में बहुत अधिकतर आने की संभावनाएं रहती है। ये प्रश्न ऐसे हैं, ये संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है क्योंकि हिंदी व्याकरण का सिलेबस लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रहते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। शुभ कार्य में देर न करते हुए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उसका कोट पुराना था। वाक्य है उसका कोट पुराना था। वाक्य में पुराना है। पुराना क्या है इसमें? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, संप्रदान या अधिकरण। तो प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा विशेषण है वो। उसका कोट पुराना था। वाक्य में आ गया, पुराना क्या आ गया? विशेषण। ठीक है ना। विशेषण का मतलब होता है विशेष गुणों का बखान जब किया जाता है। तो पुराना भी एक क्या है? गुण हो गया। ठीक है, तो विशेषण आ जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं होती। भाव जहां विचारों को उद्धृत किया जाता है। संप्रदान का मतलब होता है किसी चीज को देना या लेना। अधिकरण का मतलब जिस चीज पर आपका अधिकार होता है, इसलिए विशेषण इसमें हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करें हम। घर पर माँ है। वाक्य में वाक्य पर किस कारक की विभक्ति है? यानी प्रश्न नंबर 2 है, घर पर माँ वाक्य में किस प्रकार के कारक की विभक्ति, यानी कारक की बात करें तो 7 कारक होते हैं। वैसे 8 कारक होते हैं लेकिन प्रमुखतः 7 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। एक संबोधनवा भी होता है जो 8वां होता है। तो यहाँ पर किस कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, संबंध नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा, अपादान नहीं होगा, बल्कि अधिकरण कारक इसमें हो जाएगा। ठीक है, संबंध का मतलब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। अपादान का मतलब विच्छिन्न के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में अपादान यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक का मतलब होता है जहां अधिकार हो जाता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। घर पर माँ है यानी उस घर पर अधिकार है उस माँ का। ठीक है, जहां ऐसा अधिकार आ जाता है वो अधिकरण कारक हो जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 होगा, ईश्वर अंश जीवन अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? ठीक है ना, दर्शन भी आता है, कई बार पूछे जाते हैं कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। क्या कहा? ईश्वर अंश जीवन अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो कौन सा दर्शन हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, जहां धर्म तहां जहां धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आप ही नसे जैसे जय पटराज। अंधेरी नगरी के विषय में किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद में कहलवाया गया है? अंधेरी नगरी नाम का जो चरित्र था, इस काव्यात्मक संवाद का किससे कहलाया गया है? गुरु से, गोवर्धन दास से। गोवर्धन आ जाएगा, ठीक है ना, इसके ऊपर रा आ जाएगा। ठीक है, गोवर्धन दास, फरियादी या महंत द्वारा। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ए ऑप्शन यानी गुरु जी द्वारा यह गाया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? यानी कोई ऐसा भी कवि है जिसका उपनाम, ठीक है ना, हितैषी। किसका हो जाएगा? तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा या जगदम्बा प्रसाद। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आ जाएगा क्योंकि जगदम्बा प्रसाद जी का
उपनाम यानी हितैषी है, ठीक है ना। उपनाम क्या हो जाएगा, हितैषी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें हम यहाँ पर, प्रभु शब्द का विलोम शब्द क्या। अब प्रभु का विलोम क्या होगा, स्तुति, विनीति, नृत्य या प्रलय। तो प्रभु का जो विलोम होगा प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें तो सी। विलोम का मतलब विरोधाभास, ठीक है। प्रभु का समानार्थी शब्द है स्तुति, विनीति और प्रलय, क्योंकि प्रलय भी प्रभु के हाथों में होता है। लेकिन भृत्य जो है ये प्रभु का विलोम शब्द हो गया, ठीक है। विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें हम यहाँ पर, मार मार कर हकीम बनाना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यानी हकीम का मतलब डॉक्टर, इलाज करने वाला, और वो मार मार कर बनाया, जबरदस्ती आगे बढ़ाना, चुप हो जाना, अशांति फैलाना या रंग उड़ जाना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जबरदस्ती आगे बढ़ाना। यानी कई बार होते हैं किसी के पिता कहते हैं कि नहीं ये कोर्स करना है, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी उसे कार्य करना पड़ता है, तो ये हो गया जबरदस्ती आगे बढ़ाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें हम यहाँ पर, लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण। लड़का दौड़ता है, लड़का किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है। जाति का मतलब किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को वस्तु, स्थान, ठीक है, प्राणी, इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा होती है जहां भावों और विचारों को उद्धृत किया जाता है, लेकिन जाति में आ गए, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें यहाँ पर, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपने बताना, 6 भेद सर्वनाम के होते हैं, उनमें से निश्चय अनिश्चय भी एक होता है। निश्चय का मतलब होता है कंफर्म कर देना। कंफर्म का मतलब आपने कहा कि सड़क पर 2 लोग जा रहे हैं, जब हमने देख लिया संतुष्ट हो गए तो वो निश्चयवाचक हो गया, अगर देखा नहीं तो अनिश्चयवाचक होता है। इनमें से कौन सा जो है अनिश्चय निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन, आप, कोई, यह। तो प्रश्न 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा इस समय वहां हो जाएगा यह। क्या हो जाएगा, यह। तो कहते ना कि यह मेरी किताब है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा गांव है। यह का मतलब यह तो सर्वनाम शब्द है, लेकिन वर्तमान समय में वो कार्य कर रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें हम, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक हो जाएगा। बाबा ने मुकेश को डंडे से मारा, तो कारक कौन सा होगा, कर्ता, कर्म, अपर्धान, समाधान, संबोधन। तो प्रश्न 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कर्ता कारक। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, तो कर्ता कारक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, मरणासन में कौन सा समास है। मरण धनासन कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष से कर्मधार है। प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी द्विगु समास में हो जाएगा मरण धन आसन, जहां दोनों पद प्रधान रहते हैं। मरना भी उतना इंपॉर्टेंट है और आसन भी उतना इंपॉर्टेंट है, यानी जहां 2 शब्द एक जैसे प्रयुक्त हो रहे हों, विलोम शब्द प्रयुक्त हो रहे हों, और तो उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। जिनके बीच में चा का प्रयोग होता है संस्कृत में, आ का प्रयोग होता है हिंदी में, ठीक है ना। तो वह द्विगु समास कहलाता है, या जिसके पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है वो द्विगु समास कहलाता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। प्रश्न नंबर 13 की बात करें हम, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन, इससे पंचानन। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, कर्मधार है बहुब्री, द्विगु और दंत, सॉरी द्विगु और अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें हम, तो कौन सा कारक हो जाएगा। इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा 13 का हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही आ जाएगा बहुब्री समास हो गया पंचानन।
ठीक है। 5 मुखों वाला जो है, आनंद मतलब मुख, 5 मुखों वाला जो होगा उसका नाम पंचानन है। ठीक है, सही हो गया। प्रश्न नंबर अगर बात करें 14 की, किस शब्द में वृद्धि संधि है? अब वृद्धि संधि आपको ढूंढनी है, किस शब्द में होगा? सदैव में, किंचित में, रमेश में या निरोग में? तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सदैव। सॉरी, सदैव नहीं होगा, सदैव होगा ये। ठीक है ना, डबल एक की मात्रा आएगी और एक वृद्धि, क्योंकि वृद्धि जो है वो बड़ी होती है, गुण जो है छोटा होता है, उसमें और वो लिखा जाता है। ठीक है ना, तो सदैव हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, संकर्त के अकारांत शब्द होते हैं। संकर्त के अकारांत शब्द कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एबीसी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं। अकारांत शब्द कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी ऑप्शन, स्त्रीलिंग। संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में। ठीक है ना, याद रहेगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, साकार में उपसर्ग है। साकार में उपसर्ग कौन सा होगा? सा, आर, साक, सा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी सा उपसर्ग। सा दनकार, सकार आ जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन क्या आ जाएगा? चिड़ियाओं, चिड़िया, चिड़ियों या सभी। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी चिड़िया। ठीक है, चंद्र बिंदुकार लिखा जाता है चिड़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस दर्शन में हुआ, किस प्रकार से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ? आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो कौन सी भाषा में हुआ? प्राकृत, शोरसेनी, अपभ्रंश या खरोष्ठी? तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, अपभ्रंश भाषाओं से। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, अगर निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? भाषा का अंग बताना जो नहीं है इसमें, ध्वनि, शब्द, वाक्य, लेख। तो प्रश्न 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि भाषा के ध्वनि भी अंग है, शब्द भी अंग है, वाक्य भी अंग है, लेकिन लेख अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 19 का गलत आंसर हो जाएगा लेख। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? सॉरी, ये 2 बार आ गया, तो इसमें यही है लेख। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के स्वरूप में स्वीकृत किया जाएगा? कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली? तो प्रश्न 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी खड़ी बोली। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी को राजभाषा के रूप में जब स्वीकार किया गया था, कौन सा सन था? 14 नवंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 14 जनवरी 1950, 14 अगस्त 1950। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका बी ऑप्शन, यानी 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण हो पाएगी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 23 की बात करें, आज संचार माध्यमों से हिंदी भाषा के रूप में किस रूप में प्रयोग होता है? हिंदी भाषा का जो प्रयोग होता है किस रूप में होता है? मानक, टकसाली, आम, पहल या पश्चिमी? तो प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा, मानक हिंदी के रूप में इनका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 20 की बात, सॉरी 24 की बात करें, अगर गांव
का उच्चारण स्थान क्या है? गा जो आखिरी वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धन्य होता है। तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो नासिक व्यंजन आ जाएगा, गायना नामा। ठीक है, वर्ग का आखिरी अक्षर जो है वो होता है। प्रश्न नंबर 25 की बात करें, लास्ट प्रश्न हमारा आज का होगा ये, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम क्यों के त्यों प्रयोग करते हैं, कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? नंबर 1 उद्भव, नंबर 2 विदेशज देशज तत्सम। तो प्रश्न 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम यानी संस्कृत ही जो प्रयोग हो रहा है हिंदी में। ठीक है ना? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था 25 प्रश्न आज हिंदी के महासेशन में। कल हमारा चौथा सेशन चलेगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखते ही राधे राधे। कल फिर मिलेंगे।